Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we discuss 6th February newspaper. कोचिंग संस्थान बनाम शिक्षा व्यवस्था। तो हम दो से तीन मुद्दों को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि इतने ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलने के रीजन क्या है, या फिर इस समस्या को किस तरह से सुलझाया जा सकता है। और हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं, तो वो समस्या इस यहाँ किस तरह से जुड़ी हुई है। या जब हम बात करते हैं ब्रेन ड्रेन की, और जो इंस्टीट्यूट है जैसे आईआईटी, आईआईएम या फिर इसरो या जो अन्य संस्थान है, उनमें भी वैकेंसीज देखने के लिए मिलती है, तो वो क्यों नहीं फुलफिल हो पाती, उनके रीजन क्या क्या है। तो जब हम कोचिंग इंस्टीट्यूट के वार्षिक कारोबार की बात करते हैं, तो 60,000 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। ये सिर्फ आईआईटी, मेडिकल या एम्स या बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है, पूरा शिक्षा संस्थान चलता है जो कि हर तरह की कोचिंग, यहाँ तक कि क्लास 3 से लेकर स्टार्ट हो जाती है। पहले के टाइम में हम देखते थे 10th या सिर्फ 12th की ही ट्यूशन लगाई जाती थी। तो इसके रीजन क्या हो सकते हैं, किस तरह से इनको सुलझाया जा सकता है। इसीलिए सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थी को एडमिशन नहीं देगा, और अगर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन विड्रॉल करता है तो उसको उसकी फीस वापस दी जाएगी, ताकि आर्थिक रूप से उन्हें परेशानी ना भुगतनी पड़े। तो उनसे जुड़ी समस्याएं किस तरह से सुलझाई जा सकती है, और किस तरह से जो अलग व्यवधान है वो किया गया है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी उम्मीदवार किसी भी एग्जाम को क्लियर करता है, वो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रभावित होकर या फिर कोई भी विज्ञापन नहीं कर सकता। इस चीज के ऊपर भी रोक लगाई गई है, क्योंकि आंकड़े के अनुसार देखा गया है 2019 से लेके 21 के बीच में 45,000 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है। तो ये बहुत बड़ा संवेदना का मुद्दा है। तो किस तरह से लोगों के अंदर संवेदना जागरूक की जाए कि वो इस तरफ भी देखें। इसके अलावा जब हम देश की शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, तो वहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाती है, लेकिन उसमें किस तरह के और सुझाव किए जा सकते हैं ताकि जो ब्रेन ड्रेन की समस्या है उसको सुलझाया जा सके। जब हम देखते हैं इंस्टीट्यूट की, वहाँ बात की जाती है कि सबसे अच्छे टीचिंग फैसिलिटी आपको बढ़ाएगी, उसके लिए वो जितनी चाहे उतने पेमेंट उन्हें देने के लिए तैयार होते हैं। तो इस तरह की प्रणाली अपनाने के कारण एक माहौल बन गया है कि ज्यादातर स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ आकर्षित होते हैं। तो उसको किस तरह से रोका जाए कि स्कूली स्तर पर ही इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए ताकि ये समस्या उत्पन्न ना हो। इनके अलावा जो साइंस या फिर अन्य विभाग है, उनके अंदर भी इस तरह से शिक्षा दी जाए कि वो रट्टा प्रणाली के ऊपर ना हो, उसको समझाया जा सके, उसकी महत्वता को जागरूक किया जा सके, ताकि जो सुसाइड जैसी समस्याएं हैं वो उत्पन्न ना हो। उसके अलावा जो धर्म, जाति, क्षेत्र या फिर किस जगह से वो आते हैं, इनको छोड़कर जो उनकी गुणवत्ता है उसके ऊपर महत्व अधिक दिया जाए। आंचल, आप ऐड करना चाहोगे इसमें कुछ? दिव्या यही है इसमें तो। मानसी, आप? नहीं दिव्या, वी कैन मूव फॉरवर्ड। कल्प मेधा, उस व्यक्ति से बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता जो यह समझे कि सारी सच्चाई उसी के पास है। जोसेफ एडिसन। मानसी? हाँ, इसमें यही है सच कि किसी एक इंसान के पास ही यही मतलब कि आपकी सोच ऐसी डेवलप है जो अल्टीमेटली आपको ही हैम्पर कर सकती है। तो इट इज अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड अगेन की कलेक्टिव वर्क आप कैसे कर सकते हो रादर देन कीपिंग योर इंडिविजुअल मोटिव्स एंड प्रॉफिट्स ऑन द टॉप। अच्छा, आप क्या ऐड करोगे इसमें? और इसमें ये बोल सकते हैं कि जैसे इंसान के पास क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती है, लेकिन क्रेविंग्स जरूर होनी चाहिए। ये नहीं सोच सकते हम कि जो हमने अब तक सीख लिया वही सब मतलब वही सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, और वही इस तरीके से हम नहीं सोच सकते। तो हमें सीखते रहना चाहिए। इसमें अलग से एक पॉइंट ये डाल सकते हैं हम। यहाँ पे एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं इंडिया चाइना का। जैसे चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, अरुणाचल प्रदेश है जो मैप रिलीज करता है चाइना, तो रीजन ये दिया जाता है कि हिस्टोरिकली चाइना के पास ऐसे एविडेंसेस है। तो चाइना को ये लगता है कि उसके पास ही सोर्सेज और एविडेंसेस है, तो सच्चाई चाइना को पता है। तो दिस इज वन एग्जाम्पल। और अगेन चाइना का इंडो पैसिफिक में वी सी राइजिंग असर्टिवनेस, तो वो भी 9-9 पे जो क्लेम्स हैं, दैट कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। एंड पॉजिटिव एग्जाम्पल इसमें ये हो सकता है कि जो इंडिया एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ की हम बात करते हैं, तो वहां पे हम कलेक्टिवली बात कर रहे हैं और सबके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट पे ये कहा गया है कि जब अगर कोई भी शादी टूटती है फिर डिवोर्स होता है तो जो बच्चा है उसके में से पिता का नाम नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि यह अधिकार ना तो वाइफ के पास है, ना ही अगर वो दूसरी शादी कर लेती है तो उसके पास है। तो किस तरह से जो नाम को खत्म नहीं किया जा सकता उसके रिगार्डिंग गाइडलाइन इशू की गई थी कि यह अधिकार किसी के पास नहीं है कि बच्चे के कागजों से या दस्तावेजों से पिता का नाम हटाकर अन्य नाम लिख दिया जाए, चाहे वह किसी और का। मानसी। ओके, सो यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रगति मैदान टनल की। सो वी आर सीइंग कि क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, वी आर सीइंग कि डिजाइन फ्लॉज आइडेंटिफाई किए गए हैं एंड वाटर सीपेज। इवन जब मॉनसून वाले टाइम पीरियड की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा वाटर यहाँ पे फिलअप हो गया था। तो दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ अनप्लैन्ड और आर्बिट्ररी नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन। सो एक मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट है जिसमें जो फंडिंग प्रोवाइड की गई दैट वाज फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय L&T जो लार्सन एंड ट्यूब्रो है, विच इज नोन फॉर इट्स एक्सपर्टीज। बहुत बड़ी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना। जो भी अब सिचुएशन क्रिएट हुई है या जो जल्दबाजी में इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया, या इफ वी डू नॉट जंप टू द कंक्लूजन डायरेक्टली, हम ये भी बोल सकते हैं कि देयर हैज बीन डाइवर्जन ऑफ फंड्स और पुअर क्वालिटी मटेरियल हैज बीन यूज्ड। सो दिस इज द थिंग। एंड इसके अलावा वी सी की द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इट वाज समवेयर अराउंड 777 करोड़ रुपीज। सो मतलब आम जनता का पैसा था एंड दैट्स हाउ इट हैज बीन मिसयूज्ड, और वी कैन से कि देयर माइट हैव बीन सम इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन आल्सो। So when we talk about certain institutional stakeholders which are involved in this project, so one is government, then we'll talk about L&T, then Public Works Department. तो Public Works Department ने उन्होंने complaint file करी है against L&T and उनको बोला है कि आपको 500 करोड़ रुपीस deposit करना पड़ेगा because of serious technical and design deficiencies in the project. So this is the thing. Okay, you can move to the next one. So when we talk about termination of pregnancy, so firstly we are having this law in India, Medical Termination of Pregnancy Act. So here Delhi High Court, the judgment is that it has rejected the plea by 28-week pregnant woman to terminate the fetus and बोला है कि ना तो ये एथिकल है नॉर ये लीगली परमिसेबल है। तो फीटस नॉर्मल है, वाइबल है एंड इट इज ऑल्सो नॉट डेंजरस फॉर द वुमेन टू कैरी द फीटस। सो देर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग विथ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और अगर हम यहाँ प्रोविजंस की बात करते हैं विच आर मेंशन्ड अंडर दिस एक्ट, MTP एक्ट, तो मेडिकल टर्मिनेशन बियॉन्ड 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी दो ही केसेस में अलाउड है, व्हेन द केसेस ऑफ माइनर गर्ल हु इज अ रेप विक्टिम, secondly when there are congenital abnormalities in the fetus. So these are two conditions और इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। and apart from this there is a medical board who suggest क्या होना चाहिए after looking into the proper details of a case. And beyond 24 weeks, again this is also mentioned कि it is allowed only when if an opinion is formed in good faith for saving the pregnant woman's life. So woman is she is inclined to give her newborn child for adoption अगर she do not want to keep the child with herself. तो वो एक option है कि you can go ahead with the child adoption measures. So वहाँ पे we talk about the CARA. And apart from this यहाँ पे हमने हमेशा बात करी है about the right of the fetus and the right of reproduction of the woman's bodily autonomy बोल सकते हैं, woman's right to reproduction. The next article is about internal security. So it is in the words of our Union Home Minister, he says that we want friendly relations with our neighbors, but not compromise on national security. So कोई compromise wouldn't be met as far as national security is concerned. The external security also or internal security means कि जो भी policy है इस पे we talk about our
foreign policy of India. तो friendly relations है, but there will be no compromise in the country's border security, security of the people, and security beyond tomorrow, forging India's resilient future. So there was this ORF foreign policy survey. So we are seeing कि even people are becoming more aware as far as India's foreign policy is concerned. We are seeing they are also aware कि India का क्या stance है. So that is also one part of it. And we need to be having certain idea about also कि India में कितने number of voters हैं. तो 1 billion voters, 1 billion means 100 crore voters are there in India, as far as the general elections would be conducted this year. So that's there. एंड यहाँ पे mentioned है when we talk about the G20 presidency, वो बात की गई, एंड इंडिया का जो भी like we saw 100% full consensus, न्यू दिल्ली डेक्लेरेशन जो हम बोलते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर द सिचुएशन हाउ दैट इज इम्प्रूव्ड आफ्टर द आर्टिकल 370 and 35A they were abolished. We are seeing कि stone pelting incidents they have declined drastically, and the youth plays an important role even in restoring peace in the state. And when we see that how we are ensuring that adequate amount of employment is being created, so that is major component is driven through tourism sector. Okay, next article is from the topic of science and technology. So a study was done, and यहाँ पे we saw it was on the cabbage mutation, and इससे स्टडी से ये निकल के आया एज अ रिजल्ट कि दिस जो म्यूटेशन हुआ है इन दिस कैबेज क्रॉप, ये हमें क्रॉप यील्ड बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है. तो फर्स्टली कुछ ऐसे प्लांट्स पहले आइडेंटिफाई किए गए थे कि जिनमें पोलन ग्रेन्स नहीं थे. तो व्हेन वी टॉक अबाउट the sexual fertilization in the plants, तो pollen grains एक important component form करते हैं, but कुछ ऐसे plants थे, for example cabbage itself, जिसमें pollen grains were not a part of it. So here in this case we saw कि pollen grains from different strains, different species of plants, they fertilized, and we had these plants in the form of cauliflower, broccoli, tomato, rice and cabbage. So निकल के ये आया कि जो ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेट्रोसिस. हेट्रोसिस मीन्स हेट्रोजेनिटी से ये वर्ड आया है. तो हेट्रोजेनिटी मतलब कि पोलन ग्रेन्स डिफरेंट स्ट्रेन से आके दे गेट फर्टिलाइज्ड, एंड द रिजल्ट इज द क्रॉप, और जो हम फ्लावर बोलते हैं. तो हेट्रोसिस की वजह से वी सॉ बिग साइज ऑफ द कॉलीफ्लावर्स व्हिच इमर्ज्ड. सो दैट्स हाउ वी आर सेइंग कि इसकी वजह से ये हमें क्रॉस ब्रीडिंग में या जो हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सीड्स हैं उसको बनाने में और हेल्प कर सकता है. एंड इस प्रोसेस को हेट्रोसिस को हम और डिफरेंट टर्म से भी रेफर और एड्रेस करते हैं, दैट इज आउटक्रॉस सीड्स बोलते हैं इसको, या हाइब्रिड सीड्स भी हम इनको बोल सकते हैं. सो एक ही इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है. एंड जीन्स और यहाँ डीएनए, आरएनए, और हम यहाँ बात करेंगे राइबोसोम्स की. तो फर्स्टली वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन डिटेल ऑल्दो इन द साइंस सेशन. तो डीएनए मॉलिक्यूल जो है वी टॉक्ड अबाउट कि 2 स्ट्रैंड होते हैं उसमें. तो ईच स्ट्रैंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 कंपाउंड्स, या जिनको हम न्यूक्लियोटाइड बेसिस भी बोलते हैं. तो बेस पेयर होता है, ए और टी का एक बेस पेयर होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, और सी और जी का एक बेस पेयर होता है जो वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाते हैं. तो ए सी जी टी, ए इज एडेनिन, सी इज साइटोसिन, जी इज ग्वानिन एंड टी इज थायमिन. तो दीज आर द फुल फॉर्म्स. तो ये बेस पेयर बनते हैं, और ये पेयर्स जो बनते हैं डबल स्ट्रैंड को ये कनेक्टेड रखते हैं. तो दैट्स हाउ द डीएनए इज फॉर्म्ड, अगर हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं. और अगर हम जीन की बात करते हैं तो जीन में ये सीक्वेंस होता है प्रॉपर बेस पेयर्स का. तो इवन जब हम बात करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग की या जेनेटिक मैपिंग की, तो जो बेस पेयर का सीक्वेंस है उस चीज को मैप किया जाता है, एंड ये हर एक इंडिविजुअल में अलग होता है, यूनिक होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो जीन है वो डीएनए का ही कॉम्पोनेंट है. तो दैट्स देयर. और डीएनए आरएनए की बात करते हैं तो दे आर द मास्टर एंड द वर्किंग कॉपीज ऑफ अ जीन. तो आरएनए में भी अगर हम बात करें, आरएनए में क्या फंक्शन है आरएनए का, deoxynucleic acid, so ribonucleic acid, sorry. So RNA, it is loaded into a cellular machinery which is called a ribosome. तो ribosome के अंदर we get the RNAs, and इसमें भी it specifies the sequence in which amino acids are linked. Amino acids या हम proteins बोलते हैं. तो these are also encoded
by the gene which is present there. तो इन शॉर्ट अगर हम बोले तो जो डीएनए सीक्वेंस है वो डिफाइन करता है एक जीन का डीएनए सीक्वेंस, अमीनो एसिड सीक्वेंस क्या है या प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या है, एंड cell uses the RNA and ribosome to manufacture this entity. तो RNA manufacture करता है DNA से we get to know the proper sequence of the amino acid which is there in the gene of a person, और gene हमें सेल के अंदर बात करते हैं कि सेल के अंदर हमें मिलते हैं। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट चाइना, और अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यहाँ ओपन सोर्स चिप्स की बात हो रही है। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है चिप्स का दैट इज डोमिनेटेड या ड्रिवन बाय सर्टेन यूएस कंपनीज। सो बिकॉज चाइना के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं, चाइना इज फेसिंग डिफिकल्टी इन procuring those standard based semiconductor chips because of again the trade war between US and China। तो चाइना ने अपना एक ओन स्टैंडर्ड डेवलप किया है जिसको बोला जा रहा है ओपन सोर्स स्टैंडर्ड, एंड द नेम इज RISC 5। सो ये जो चिप्स हैं ये हम कौन से सेक्टर्स में यूज कर सकते हैं? तो एडवांस्ड चिप्स हैं ये, क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज होती है, स्मार्ट कार्स में या ड्राइवरलेस कार्स में दीज आर यूज्ड, एंड इसके अलावा दीज आर ऑल्सो यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स एंड डेटा स्टोरेज सेंटर्स। तो ये एप्लीकेशन हो गई। एंड RISC-V जो एक चाइना का स्टैंडर्ड है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर चिप्स, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है विच इज यूज टू डिजाइन एनीथिंग। मतलब डिजाइनिंग में ये स्टैंडर्ड हेल्प करेगा एक चिप को जो हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड है वेस्टर्न कंपनीज यूएस कंपनीज उसको डोमिनेट करती हैं, लाइक इंटेल, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, दीज आर द नेम्स ऑफ द कंपनीज। एंड चाइना ने अपना ओन स्टैंडर्ड डेवलप किया है, तो ये एक तरीके से जो उनकी डिपेंडेंस है वेस्टर्न वर्ल्ड पे एज फार एज टेक्नोलॉजी एंड द रिलेटेड इम्पोर्ट्स इज कंसर्न्ड वो कम हो जाएगी। The next article is during this day previous year we saw the massive and the deadly earthquake in Turkey and Syria. So we need to know this region जो picture में है, this is the Hatay region, Hatay HATAY जो कि टर्की में है। तो ये आ सकता है प्रीलिम्स में, हटे इट इज देयर इन टर्की। एंड इसके अलावा व्हेन वी लुक एट अदर क्वेश्चंस, सो अदर क्वेश्चंस लाइक मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर इन इंडिया क्या है? एयर पोल्यूशन इज द मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। 2 एशियन कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम इंडिया जहाँ पे हाई कैंसर बर्डन है, तो इंडिया है, देन चाइना एंड देन जापान। And cancer in which among the top 5 that affects the woman in Asia and vaccine India approved to prevent it? So cervical cancer we've been talking about this, Cervavac is the name of the vaccine। और इंडिया में जहाँ पे जिस स्टेट में हाईएस्ट कैंसर रेट है दैट इज मिजोरम। तो ये हमें पता होना चाहिए। और जो प्रैक्टिकल कॉमन लाइफ में हम टर्म्स यूज करते हैं फॉर द सर्वाइकल कैंसर उसको हम बोलते हैं साड़ी कैंसर या धोती कैंसर, बिकॉज वहाँ पे साड़ी या धोती हम टाई करते हैं, तो दैट इज वाई द नेम। ठीक है, नेक्स्ट दिस एडवर्टिजमेंट, नाउ दिस इज रिफ्लेक्टिंग how advanced measures are being taken as far as the maritime security is concerned. So on the part of ONGC, this Advanced Training Institute, it has been constituted, constructed. So sea survival center है ये, sea survival center। For example अगर कोई ऐसा disaster होता है कि एडवांस्ड मरीन एविएशन या रिगरस सी सर्वाइवल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट है ऑफ सपोज हेलीकॉप्टर क्रैश। तो उस केस में जो पायलट हैं या पैसेंजर्स हैं वो ड्रिल्स की जा रही है कि आप सेफली कैसे इवैक्यूएट कर सकते हो फ्रॉम द हेलीकॉप्टर। तो ये इंस्टेड ऑफ राइटिंग टर्म, मतलब एग्जाम्पल्स आंसर्स में जब बात करते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, सो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात कर सकते हैं about this safety benchmark, new safety benchmark, energy industries advanced training institute and training जो provide की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे ठीक है एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट्स हो गया, तो दिस इज गोइंग टू बी दिस सेंटर जो है सी सर्वाइवल सेंटर,
इसकी बात कर सकते हैं. दिस इज देयर इन बेतुल, गोवा. And so this is going to be a national asset built by and for Indians, enhancing self-reliance, developing indigenous training capabilities. So personals from Navy, Coast Guard, Marine, Air Force and Civil Aviation, all of them would be participating and trained. So mock drills की जाएंगी. Okay. Next article is, again we're talking about urbanization. So even waste disposal जो है, that forms an important component of it, of the planned cities, scientifically planned cities. So यहाँ waste management processes की बात हो रही है on global standards. तो waste management processes के global standards क्या है जो हम दिल्ली में implement करने की बात about the garbage vulnerable points जो हैं, instead of again writing such types of terms की waste disposal एक important component होना चाहिए, we can directly write कि garbage vulnerable points, ये टर्म्स हम यूज कर सकते हैं आंसर्स में. तो यहाँ पे मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं, अगेन इसको भी डिवाइड किया हुआ है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म मेजर्स में. देन टॉकिंग अबाउट करंट स्टेटस क्या है और विजन क्या है फॉर 2024 to 26. सो टारगेट है अगेन 100% कवरेज टारगेट फोकस किया जा रहा है. शॉर्ट टर्म मेजर्स ये है कि डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन किया जाएगा एंड बल्क वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है. मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रीट स्वीपिंग, तो ये कॉम्पोनेंट्स है पूरे वेस्ट मैनेजमेंट के. Then establish command and control center for monitoring. So supervision, all of that would be taken care of. Capacity building would be there and community engagement. So this is an important component, solid waste management में. And then secondary collection होगा, transportation system होगा, improve the planning at the ward and the zone level, contract management system के through पूरा ये entire network work करेगा. And innovations एक important part play करेंगी. And professionalize solid waste management function. तो ये keywords बहुत ज़्यादा important है. So we can take these ideas from here. Now next article is talking about the reforms in the civil aviation sector. तो और सारे जो repeated points हैं हम उन्हीं के बारे में बात करते रहते हैं. यहाँ पे एक यूनिक रिफॉर्म की बात हो रही है कि जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके रीफ्यूलिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी रिफॉर्म किया जा रहा है. तो दिस इज द एडवांस्ड हाइड्रेंट रीफ्यूलिंग सिस्टम जिसमें वीसी की एक अंडरग्राउंड फ्यूल हाइड्रेंट पाइपलाइन नेटवर्क वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा एंड दिस वुड बी कनेक्टेड टू द ऑन साइट फ्यूल फार्म्स जिसके थ्रू द एरोप्लेन्स कैन गेट रीफ्यूल्ड. जैसे कार्स को हम रीफ्यूलिंग करते हैं पेट्रोल पंप्स पे, सिमिलरली एरोप्लेन्स में भी रीफ्यूलिंग करनी पड़ती है बिफोर द फ्लाइट एंड जो फ्यूल होता है दैट इज कॉल्ड द एविएशन टर्बाइन फ्यूल. तो दिस फॉर्म्स अ कंपोनेंट ऑफ क्लीनर एंड ग्रीनर एयरपोर्ट्स and through this system only we'll be able to reduce 3000 tons of carbon dioxide emissions. So that's how we can say कि कितना efficient है and even जो travel cost है वो भी कहीं ना कहीं reduce हो सकती है because इस चीज़ की हमने हमेशा बात की है कि जो 40% ऑफ द कॉस्ट होता है या पार्ट होता है एयर फेयर्स का या एयर टिकट्स का वो सिर्फ ड्रिवन इट इज ओनली ड्रिवन बाय द एविएशन टर्बाइन फ्यूल प्राइसेस. तो वो भी कहीं ना कहीं और कम और कॉम्पिटिटिव हो सकता है एंड जो नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जितना अमाउंट चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए वो भी कहीं ना कहीं कम हो सकते हैं. तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स वी कैन से कैन बी अ रिजल्ट एंड इवन जो ओवरऑल टर्न अराउंड टाइमिंग है एयरक्राफ्ट की वो भी रिड्यूस हो सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड इतने सारे हम बोल सकते हैं बेनिफिट्स हैं थ्रू दिस एडवांस्ड हाइड्रेंट रीफ्यूलिंग सिस्टम. सो इसको भी टर्मिनल 1 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. Then next article, it is related to the pharma industry. So we have talked about when we are talking about the institutional stakeholders. So CDSCO, which is a regulatory body, Central Drug Standard Control Organization, CDSCO. So ये regulatory authority as far as the pharma sector is concerned, and the National Pharmaceutical Pricing Authority is for the price regulation of the medicines. So यहाँ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस की बात हो रही है FDCs. सो FDCs यहाँ पे 3 कैटेगरीज मेंशन है जो कि प्रीलिम्स में आ सकती हैं. तो क्लियरली मेंशन है गुड FDCs क्या होते हैं.
तो these are the ones जहाँ पे strong justification है, for example combination of ये जो drugs हैं, तो strong justification है, these are considered to be good as far as the impact is concerned on the body. Bad FDGs, they are the ones which are formulated primarily with the marketing interest and they do not add any value to the therapeutic usefulness. So यहाँ पे that is why these are termed bad. And then ugly FDCs, this is the third category. So these are the ones that have neither evidence ना ही कोई theoretical justification है, like formulations having cough syrups with 2 or more antihistamines along with the decongestant या जो बाकी components हैं, तो इसका कोई evidence नहीं है, कोई theoretical justification नहीं है, तो इसलिए इनको ugly बोला जा रहा है। और गुड हो गया, गुड की जस्टिफिकेशन स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन है, बैड के केस में कि प्राइमरी मोटिव मार्केटिंग इंटरेस्ट है। सो ये 3 कैटेगरीज हो गई हैं। ओके, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट। करुणा। Okay, Ashik, you can take this up. Karuna is not here with us. JSW builds 6,000 crore war chest for port and MS. The company assessing the Trans-Siphon project in Greater Nicobar. So we have looked for the 75,000 crore investment in Nicobar Island for making it a very strategic location because it is near to the Malacca Strait, the choke point. तो इसमें से एक एक पोर्ट का नाम यहाँ पर दिया है, JSW Group is privatizing the prospect offered by government, ambitious transshipment port, Great Nicobar. We can move for next one. I will share. The proposed Andaman Nicobar port is to design and 16 million container annually. It may raise as competitor to transshipment hubs such as Singapore, Klang and Colombo. Strategy location. Our competitor उसके different cities. Singapore. Adani Port is the largest port operator, is about 3.5 times larger than JSW. तो पोर्ट कैसे डेवलप किया जाएगा, तो एक वर्ड लिखा है लैंडलॉर्ड मॉडल, इन विच प्राइवेट कंपनी विल हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी टू डेवलप स्टोरेज, कंटेनर हैंडलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेसेस, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होंगे वो प्राइवेट सेक्टर करेंगे विद रिगार्डिंग टू हैंडलिंग ऑफ द पोर्ट, लेकिन लैंडलॉर्ड गवर्नमेंट रहेंगे। मानसी, ये है ना लैंडलॉर्ड मॉडल। चेक करना पड़ेगा प्रॉपर्ली डिटेल। Interest free loans of tenure 550 years, 1 lakh crore is to be given to the state so that they can spend that much in capital expenditure. तो उससे दो चीज फायदा होगा, या तो there will be increase in the capex by the state. Second, easy affordability of the loans given to the state. It will increase the liquidity so that they can meet the fiscal deficit target to approximately 1 lakh crore.
Our external and internal policy is clear. We want friendly nation with no other country, but there will be no compromise on the country's border security and security of its people. Why does deep tech need government support? Deep tech includes sectors, say precision technology, artificial intelligence, etc., research and development. All these are deep tech. Why they need government support? Because most of these companies are heavily dependent on the semiconductor and other emerging technology, which needs high amount of capital expenditure. And second, it is located in the strategic region of the world. कोबाल्ट माइनिंग के लिए आपको कोबाल्ट के लिए कोबाल्ट माइनिंग चाहिए, अर्जेंटीना से लिथियम चाहिए, तो वो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकते. दैट इज वाई दे आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सेक्टर. और मेनी ऑफ दीज फील्ड आर हेवी मोनोपोलाइज और dependent on China, and China uses its government and its national security doctrine to monopolize the raw materials. इवन 90% उनके डिपेंडेंसी है लिथियम में भी, और जैसे सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज में भी वो बात करते हैं कि ह्यूवाई 5G टेक्नोलॉजी हो गए, बाकी सब में भी. दैट इज वाई गवर्नमेंट इज नीडेड. Different type of sector which will be benefited: artificial intelligence, quantum computing, high tech manufacturing. Fund will be available through तो the framework will release in coming days. अभी ऐसा नहीं है. अभी हाल फिलहाल में 75,000 करोड़ PLI स्कीम थे इन द सेमी कंडक्टर फील्ड. तो वैसे ही हर एक सेक्टर के लिए अलग किया जा सकता है डीप टेक के लिए. Semiconductor design, quantum communication, security, space solution sector. Center can help become a customer through public sector enterprises. Hmm. औशक, ये जो हमने बात करी थी अभी लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल में, तो इसमें जो पोर्ट अथॉरिटी है वो रेगुलेटरी बॉडी की तरह एक्ट करती है जैसे लैंडलॉर्ड एक्ट करता है, और जो पोर्ट ऑपरेशंस हैं उसमें वी आर सीइंग कि प्राइवेट कंपनीज दे हैंडल दी कार्गो. हम्म. हाँ, वही लैंडलॉर्ड रहेंगे जो गवर्नमेंट रहेंगे. पोर्ट अथॉरिटी, हाँ, लैंडलॉर्ड. गवर्नमेंट. Terry's Green Shipping Portal to track ports. The portal will be launched at the World Sustainable Development Summit. Terry क्या है ऐसे Energy Resource Institute, one of the premier research bodies on sustainable development. It will launch a green shipping portal to track practices by port across the country. Green shipping focuses on sustainable agriculture, linkage with other SDG, efficient to the water. We have discussed this one, SPAI. It is done the snow leopard population assessment in India. It is done by WII, Wildlife Institute of India, along with Nature Conservation Foundation and WWF. So Ghost of the Mountain कहलाते हैं. Second, most of the population is in Ladakh, 477 approximately. Exact figure कभी भी आप नहीं काउंट कर सकते. It has to be based on certain formula और mathematical foundation. ये क्या लिखा हुआ है कि कैमरा ट्रैप 956 लोकेशन पे थे. यूनिक इंडिविजुअल 126 ही आप काउंट कर पाए. तो 126 और कैमरा ट्रैप 956 और डेंसिटी ये फॉर्मूला के हिसाब से निकालने से उसके हिसाब से आप एस्टिमेट कर पाए कि हाँ इतने ही हो सकते हैं. तो ये एग्जैक्ट आप काउंट नहीं कर सकते. Specialized software can identify unique individual by comparing stripes and rosette on flank from the pool of photograph. अब इसमें कैमरा ट्रैप्स यूज किया जाता है और बस ये दो तरीके से काउंटिंग होता है.
Payment blocked. Regulatory measures like RBI action against Paytm must seek compliance, but should not be excessive. RBI has announced a series of measures against the Paytm Payment Bank. Banking Regulation Act 1949. Accepting the deposit, undertaking credit transaction in customer account, wallet, FASTag, etc. तो पेमेंट बैंक को बोलेगी टू स्टॉप ऑन बोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर विद इमीडिएट इफेक्ट। और पेटीएम वन ऑफ द लार्जेस्ट फिनटेक प्लेयर्स इन द कंट्री। इतने अकाउंट है उनके पास, वॉलेट 3 मिलियन वॉलेट, केवाईसी कस्टमर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इशूर ऑफ फास्टैग। तो आई थिंक इट इज अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द पेमेंट्स बैंक और बैंकिंग के बीच में, तभी जाके आरबीआई हैज अनाउंस सीरीज ऑफ मेजर्स अगेंस्ट द पेमेंट बैंक। they're not complying with the norms. हम्म So हम्म payment bank का important feature ये होता है, they cannot accept the deposits beyond rupees 1 lakh and they are not involved in any kind of lending. loans नहीं देते हैं, तो they do not issue credit cards, debit cards issue किए जाते हैं और loans नहीं दिए जाते। हम्म lack of compliance, non-adherence of the KFC norm despite issues being repeatedly pointed out. तो ट्रांसपेरेंट मैनर में काम होना चाहिए, एक्नॉलेजिंग द इम्प्लीकेशन ऑफ मिलियन ऑफ यूजर्स, इसलिए किया गया। ठीक। आरबीआई एमपीसी, वाई रेपो रेट में रिमेन अनचेंज्ड। 6 member monetary policy committee, रेपो रेट इट इज पार्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई। 6 member कमेटी होते हैं, उनका टारगेट होता है कि इन्फ्लेशन 4+-2 तक ही रहे, कंज्यूमर प्राइस बेस्ड इंडेक्स इन्फ्लेशन के हिसाब से। If the RBI maintains the status quo in upcoming policy, it will mark one full year. Repo rate is remain steady at 6.5%. Central bank is also likely to maintain a monetary policy stand. इसका मतलब कि लिक्विडिटी ना ज़्यादा है ना कम है, इसलिए आप स्टैंड को वैसे ही रखें। ओवरऑल इट इज सस्टेनेबल। मतलब कि अभी इन्फ्लेशन भी इतना नीचे टारगेट के पास नहीं आया है कि आप इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज भी नहीं करोगे और ना आप उसको डिक्रीज कर सकते हो। हाँ तो इट इज ऑल अबाउट कि इन्फ्लेशन कैसे चेंज हो रही है। और जो यहाँ लिखा है कि लिक्विडिटी मेजर्स अनाउंस किए जा सकते हैं, तो दैट इज ऑन द पार्ट ऑफ जो बैंक्स हैं। बैंक्स में वी आर सीइंग कि लिक्विडिटी क्रंच हो रहा है, लिक्विडिटी डिक्लाइन हो रही है। तो बिकॉज वो हमने बात करी थी कि इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा पैसा डाइवर्ट हो रहा है कंपेयर टू द डिपॉजिट्स, तो दैट इज वाई बैंक्स ऑल्सो इंक्रीज द डिपॉजिट रेट्स ऑल्सो। तो उसके लिए शॉर्ट टर्म फंडिंग प्रोवाइड की जा सकती है बाय आरबीआई। ठीक है। Kerala budget focuses on private investment in key tourism infrastructure sector. It proposed Chinese model special development zone for tapping the potential of the Vinzhism seaport project and a new assured pension scheme for the government employees. सब चीज रहेंगे उसमें, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जुडिशियल, सनराइज इकोनॉमी। The government is ready to permit sand extraction from selected river. तो जब पूछा होता है सैंड माइनिंग, सस्टेनेबल सैंड माइनिंग, तो उसमें देयर शुड बी अ कैप कोटा सिस्टम ऑन माइनिंग ऑफ द सैंड। सेकंड यहाँ पर कि सैंड एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सिलेक्टेड रिवर्स रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, तभी जाके आप सस्टेनेबल वे में कर सकते हैं।